आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। इससे पहले कि आज की बड़ी खबरें आपके सामने प्रस्तुत करें, आपको चीन की हैरान करने वाली तस्वीरें दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों को देखकर ही आप समझ जाएंगे कि जब जान पर बनाती है तो इंसान क्या कुछ नहीं कर सकता। दरअसल एक महिला अपने बच्चे के साथ कार में सवार थी, लेकिन अचानक ही कार ड्राइवर अपना कंट्रोल खो बैठा गाड़ी पर और गाड़ी पीछे की तरफ भागने लगी। मुसीबत में जान को देखकर माँ बच्चे के साथ छलांग लगा देती है और ठीक उसी के बाद गाड़ी भी नीचे गिर गई। ऐसे में बस गनीमत की बात यह रही कि माँ और बेटी की जिंदगी बच गई। इसे कहते हैं किस्मत। और आइए आज की बड़ी खबर आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। कश्मीर में आतंकी घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं और इसके मुकाबले में हमारे जवान शहादत पर शहादत दे रहे हैं, जिस पर शायद हमें अफसोस जरूर है, लेकिन हमें इस बात को लेकर कोई मलाल नहीं है दिल में। इस बीच आर्मी चीफ ने जब सख्त लफ्जों में यह साफ कहा कि वो तमाम लोग जो सैनिक कार्रवाई में बाधा डालकर आतंकवादियों की मदद करते हैं, चाहे वो पत्थरबाजी के शक्ल में हो या फिर नारेबाजी या विरोध के शक्ल में, उन्हें भी आतंकवादियों के साथ ही संलग्न माना जाएगा। तो उसे लेकर अब अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। सबसे पहले तो गृह मंत्रालय ने मुहर लगाई और उसके बाद बीएसएफ के साथ साथ सीआरपीएफ ने भी उस पर मुहर लगा दी है। आज एक बुनियादी सवाल हम आपके सामने रखते हैं, जहां देश की अखंडता और एकता की बात सामने हो, क्या वहां पर लोगों के इस बेतरतीब व्यवहार को बर्दाश्त किया जा सकता है कि सैनिक कार्रवाई को भ्रमित करने के लिए लोग पत्थरबाजी करें या फिर नारेबाजी करें? क्या ऐसे लोगों को वाकई में आतंकवादी नहीं माना जाना चाहिए? कहीं विरोध की आग है। आर्मी चीफ ने जो कहा है वो देश हित में कहा है। अब हालात केंद्रीय सरकार की नाकामी से है। कहीं बयानों का बवाल है। हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम नम्रता के साथ उनके साथ पेश आएं, लेकिन अगर हमारी तरफ हमारे ऑपरेशन में वो बाधा बनेंगे और इससे अगर हमारे जवानों को नुकसान पहुंचेगा तो हम लोग जरूर अपने पास जो हथियार हैं उसका इस्तेमाल करने से नहीं हिचकिचाएंगे। आर्मी चीफ तो आतंकियों के हमदर्दों पर सख्ती का बयान देकर चले गए, लेकिन उनके बयान पर घमासान मच गया और अब कश्मीर एक बार फिर सियासत का अखाड़ा बनता दिख रहा है। जितने नेता उतनी बातें। तो सबसे पहले सरकार की बात सुन लीजिए। इस देश में जो भी हो, कोई भी हो, किसी पद में क्यों ना बैठा हो, लेकिन देश के ऊपर कोई नहीं सोच सकता है। आर्मी चीफ ने जो कहा है वो देश हित में कहा है, उसको मिस इंटरप्रेट करने का कोई जरूरत नहीं है। अगर पिछले कुछ महीनों पर नजर डालें तो बांदीपुरा और हंदवाड़ा में हुए एनकाउंटर में स्थानीय लोगों ने खलल डाला। कुलगाम में भी आतंकियों के साथ मुठभेड़ में भी ऐसा ही हुआ। कुछ स्थानीय लोग आतंकियों के साथ मुठभेड़ में खलल डालने की कोशिश करते हैं, जिससे आतंकियों को फरार होने में कामयाबी मिल जाती है। आतंकियों के साथ कुछ लोगों की हमदर्दी ने सेना और सरकार दोनों को सख्त बना दिया है, लेकिन बयान पर कश्मीर के नेता साफ बटे हुए नजर आते हैं। तकरीबन 1000 बच्चों को स्प्लिंटर्स लगे हैं, 100-200 लड़कों की बच्चों की आंखें चली गई हैं। केंद्रीय सरकार को मिलिटेंट्स को पकड़ें, जो पाकिस्तान से मिलिटेंट्स आते हैं उनके खिलाफ एक्शन लें, उनके खिलाफ कार्रवाई लें। इस आर्मी के फैसले की जहां हम सराहना करते हैं, वहीं जम्मू कश्मीर में जो बीजेपी और पीडीपी की सरकार है उससे भी ये कहना चाहेंगे कि आपको भी आर्मी के साथ मिलके जो है वो काम करना होगा। सेना और सरकार बढ़ती आतंकी घटनाओं से चिंतित हैं, तो दूसरी ओर जम्मू में कांग्रेस के कार्यकर्ता भी इसी बात से खफा हैं और सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं। जाहिर है दोनों की मंशा एक है कि आतंक का खात्मा हो। हाँ, जुबान बेशक अलग है। जम्मू से शहनवाज खान के साथ टीम न्यूज़ नेशन। सेना की तरह ही सीआरपीएफ ने भी कहा है कि पत्थरबाजी करने में लिप्त वो तमाम लोग दरअसल पाकिस्तान की ताकतों को मजबूत करना चाहते हैं और आतंकवाद के खिलाफ हिंदुस्तान की लड़ाई को कमजोर। ऐसे लोग सुरक्षा बलों के लिए सबसे बड़ा रोड़ा है जम्मू कश्मीर में और इन लोगों को किसी भी तरह से आतंकवादी से कम नहीं माना जाना चाहिए। टेररिस्ट ग्रुप्स की तरफ से एक स्ट्रेटजी हम कहेंगे कि वो है कि एकदम से
आसपास लोग जो हैं, जो उनके OGWs हैं, वो उन्हें मोबिलाइज़ करते हैं आने के लिए, जिससे ना सिर्फ ऑपरेशन में हिंड्रेंस बल्कि जो टेररिस्ट वहाँ छुपे हुए हैं उन्हें बाहर निकलने में एस्केप रूट्स उनको आसानी से मिल जाएं, और साथ ही साथ फोर्सेस का जो ध्यान है वो ऑपरेशन से डिस्ट्रैक्ट हो जाए। दिल्ली में 2005 में सीरियल ब्लास्ट केस में आखिरकार इंसाफ होता दिख रहा है, लेकिन पीड़ित परिवार के आंसू सूख नहीं रहे, और वो सिर्फ इसलिए क्योंकि पुलिस की सुस्ती और पुलिस की लापरवाही की वजह से तमाम पुख्ता सबूत अदालत में पेश नहीं हो पाए। पटियाला हाउस कोर्ट ने 2 आरोपियों को बरी कर दिया, जबकि एक दोषी को 10 साल की कैद दी गई है। ऐसा लगता है जैसे कि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन पर अब न सिर्फ पूरे देश में भरोसा उठ गया है, बल्कि अदालत में भी उनकी नाकामी साफ दिखाई देती है। 29 अक्टूबर 2005 यही वो तारीख थी जब सीरियल धमाकों से देश की राजधानी दहल उठी थी। धनतेरस के दिन आतंकियों ने दिल्ली को लहूलुहान कर दिया था। दिल्ली को दहलाने वाले इस आतंकी हमले का 11 साल बाद इंसाफ आया है। पटियाला हाउस कोर्ट ने मास्टरमाइंड तारिक अहमद डार को 10 साल की सजा सुना दी है, जबकि 2 आरोपी रफीक शाह और मोहम्मद हुसैन फाजिली को कोर्ट ने बरी कर दिया। ये फैसला दिल्ली पुलिस के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। 11 से ज्यादा साल कोर्ट में कस्टडी में ऑलरेडी काट लिए हैं, तो जिनका कन्विक्शन भी हुआ है तारिक अहमद दर का, उनको भी ऑलरेडी अंडरगॉन में छोड़ दिया। इसका क्या मतलब है? ये कि 2 लोगों को फंसाया गया था सिर्फ? क्या कोर्ट का मतलब, आदेश का मतलब ये है? अब कोर्ट का ऑर्डर तो हमने नहीं पढ़ा कि या तो कोर्ट ने ये कहा है कि एविडेंस नहीं आई, हाँ, लेकिन हमारा मानना ऐसा है कि कोर्ट के सामने ऐसी कोई एविडेंस नहीं थी जिसके बिना पे कोर्ट इन लोगों को गिल्टी करार देती। अब ये देखिए क्या फैसला है, जिसके बच्चे गए हैं वो उनको तो मिल गए आराम से, और हमारे लिए क्या फैसला? कुछ दिन के बाद छुड़ जाओगे, कोई बात नहीं, हम तो सब्र करेंगे, लेकिन हम आगे तक जाएंगे। लश्कर तैयबा के आतंकी तारिक अहमद डार समेत 3 लोगों पर देशद्रोह, हत्या जैसे संगीन वारदात में मुकदमा चलाया गया था। दिल्ली पुलिस ने डार के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था, जिसमें उसकी कॉल डिटेल का जिक्र किया गया था, और ये साबित हुआ था कि वो लश्कर तैयबा के अपने आकाओं के संपर्क में था। पुलिस ने 3 जगहों सरोजनी नगर, कालकाजी और पहाड़गंज में हुए विस्फोटों के सिलसिले में 3 अलग अलग FIR दर्ज की थी। 2005 में दीपावली से 1 दिन पहले हुए इन धमाकों में 62 लोगों की मौत हुई थी और 210 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। हालांकि दिल्ली पुलिस के पास इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जाने का विकल्प खुला है, लेकिन आज के फैसले ने उसकी तफ्तीश पर सवाल या निशान जरूर लगा दिए हैं। कोर्ट में दिल्ली पुलिस वो सबूत नहीं पेश कर पाई जिनके आधार पर 2 आरोपियों का जुर्म साबित होता हो। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक बिष्ट के साथ अरविंद सिंह, न्यूज नेशन, दिल्ली। उत्तर प्रदेश में अब तीसरे दौर के मतदान की बस प्रतीक्षा हो रही है, और ऐसे में चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो, उनके प्रमुख नेता जिस वाणी का इस्तेमाल कर रहे हैं, यह प्रदर्शित करता है कि ये चुनाव करो या मरो है, चाहे कोई भी राजनीतिक दल क्यों न हो। अगर भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई कर रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर तंज कसने का कोई मौका नहीं छोड़ते, तो अखिलेश यादव और राहुल गांधी समर्थक तमाम अन्य लोग भी बस कुछ ऐसा ही कर रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं चुनावी सरगर्मी में कैसे बोल निकल रहे हैं। लोगों में कमी नहीं है। किसी राजनीतिक दल का कार्यालय पुलिस थाना हो सकता है क्या? आंखों से पानी निकाल दे ऐसी बयानबाजी करके हमारी माताओं बहनों को अपमानित करते हैं। भाइयों बहनों, हिसाब पूरा करके रहने वाला हूं मैं, रुकने वाला नहीं। अपने अपने दावे हैं और अपना अपना सच। और उत्तर प्रदेश का चुनावी संग्राम हर गुजरते दिन के साथ तेज होता जा रहा है। दंगल में प्रधानमंत्री मोदी भी अब कानून व्यवस्था का दांव चल रहे हैं। समाजवादी पार्टी के राज में उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की बदहाली कटघरे में रही, तो प्रधानमंत्री उसी तीर से हमलावर है। लेकिन चुनाव उत्तर प्रदेश का है, तो प्रधानमंत्री किसानों की बात किए बगैर रह नहीं सके। वहीं सीतापुर में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री के वादों पर सवाल दाग दिए। उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए सिर्फ 14% किसानों को ये पाक बीमा योजना का लाभ मिला, उन्होंने औरों को नहीं लेने दिया। जैसे 15 लाख रुपए का वायदा झूठ था, वैसे ही किसानों का कर्जा माफ करने का वायदा झूठ है।
अब मोदी जी आते हैं, झूठ बोल जाते हैं, चले जाते हैं और सोचते हैं कि यूपी की जनता को कोई समझ नहीं। भाइयों बहनों, हिसाब पूरा करके रहने वाला हूं मैं, रुकने वाला। उत्तर प्रदेश के चुनाव में अब तक नोटबंदी का मुद्दा गुमसा हो गया था, लेकिन अब प्रधानमंत्री उसी नोटबंदी को अपना सियासी हथियार बनाने की कोशिश में है। ये बात अलग है कि राहुल अपने ही अंदाज में नोटबंदी को जनता के लिए फांस बताने में जुटे हैं। जिन्होंने नोटों के बंडल घर में रखे थे, बिस्तर के नीचे रख करके सोते थे, सब ठिकाने लग गए कि नहीं लग गए? पाई पाई बैंकों में आई कि नहीं आई? आई कि नहीं आई? अब वो बैंकों से पैसा देश के विकास में काम लगेगा कि नहीं लगेगा? जिन्होंने चोरी का माल इकट्ठा किया था, उनको हिसाब देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? भाइयों बहनों, हिसाब पूरा करके रहने वाला हूं मैं, रुकने वाला नहीं हूं। आप मुझे बताओ, हिंदुस्तान के अमीर लोगों से कौन सा दिखाई दिया आपको? मुझे तो उस लाइन में सिर्फ किसान दिखाई दिया, मजदूर दिखाई दिया, बेरोजगार युवा दिखाई दिया, मिडिल क्लास के लोग दिखाई दिए, छोटे दुकानदार दिखाई दिए। क्या ये भ्रष्ट है? क्या ये चोर है? क्या लगता है आपको, चोर है क्या ये लोग? बातों के नहले दहले फेंके जा रहे हैं, सवाल पर सवाल उठ रहे हैं और वादों पर वादे किए जा रहे हैं, लेकिन वोट का इक्का जनता के पास है, जो दशकों से दावों का दांव देखती आ रही है और वक्त पर 100 सोनार के और 1 लोहार की वाले अंदाज में चोट भी करती रही है। टीम न्यूज़ नेशन। अब भैया आपको हमने दिखाया कि विरोधी एक दूसरे पर वार कैसे कर रहे हैं। जब एक ही परिवार के लोग एक दूसरे के आमने सामने खड़े हों और ऐसी बातें निकलें जो कि परिवार के बाहर कभी ना निकल पाए, तो सोचिए क्या होता है। यह है मुलायम सिंह यादव का परिवार और यहाँ पर चाचा भतीजे आपस में एक दूसरे के सामने हैं। अगर शिवपाल यादव अखिलेश यादव को कमजोर करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे, तो अब अखिलेश यादव ने भी मुखर तरीके से अपने चाचा शिवपाल यादव को कटघरे में खड़ा करना शुरू कर दिया है, खुद वहां जहां उनका गृह क्षेत्र है। हो सकता है जो साइकिल छीनना चाहते थे, उनसे इस बार साइकिल छिन गई। कौन था जो अखिलेश यादव को साइकिल से उतारना चाहता था? कौन है अखिलेश यादव की राह में अब भी रोड़ा? सब जानते हैं। यही वजह है कि अपने ही गढ़ इटावा में अखिलेश यादव ने किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन वाहवाही खूब लूटी। पिता पुत्र का संग्राम जब चरम पर था, तब तो अखिलेश यादव खामोश रहे, लेकिन अब चुनावी अग्नि परीक्षा है, लिहाजा बागियों पर या यूं कहें चाचा शिवपाल यादव पर भतीजे ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। जो स्पेयर में पार्टी पड़ी हुई है, उनका चुनाव चिन्ह स्पेयर वाला लेकर के आए आपके बीच में। कम से कम स्पेयर वालों का तो इस बार हिसाब किताब आप लोग कर देना। इटावा की रैली में अखिलेश तो पूरे रौब के साथ गरज और बरस रहे थे और आग में घी डालने का काम कर रहे थे उनके चाचा राम गोपाल यादव। कम से कम साइकिल उनकी छिन गई। अखिलेश यादव को अपने ही गढ़ में विरोधियों से ज्यादा चाचा से चुनौती मिल रही है। यादव बेल्ट के आधा दर्जन जिलों में अखिलेश यादव के उम्मीदवारों के खिलाफ मुलायम और शिवपाल के लोग बगावत पर उतर आए हैं। कहीं खुले तौर पर चुनावी मैदान में हैं, तो कहीं पर्दे के पीछे से। इस वजह से अपने गढ़ में फतेह अखिलेश यादव के लिए एक बड़ी चुनौती है। टीम न्यूज़ नेशन। तमिलनाडु में आखिरकार एक चुनी हुई सरकार आगे बढ़ती दिखाई दे रही है और सत्ता का संग्राम भी अब शायद थमता दिख रहा है। शशिकला के भरोसेमंद पन्नीरसामी को अब मुख्यमंत्री के पद की शपथ दिला दी गई है और अब 15 दिनों के भीतर उन्हें यह साबित करना है कि विधायकों का समर्थन उन्हें प्राप्त है। तमिलनाडु में चल रहा सत्ता का संग्राम ई पलानीसामी के मुख्यमंत्री पद की शपथ के साथ ही थम गया। इसे किस्मत का खेल ही कहेंगे कि 15 दिनों से सत्ता की लड़ाई लड़ रहे 2 दावेदारों में से एक बेंगलुरु सेंट्रल जेल पहुंच गया, दूसरे को विधायकों का समर्थन न मिलने की वजह से मायूसी हाथ लगी और इस सियासी उठापटक का फायदा उस तीसरे शख्स को मिला जो अम्मा के निधन के बाद से कभी सत्ता के दावेदार के तौर पर सुर्खियों में नहीं रहा था। तमिलनाडु के राज्यपाल विद्यासागर राव ने पलानीसामी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
நான் சட்டப்படி அமைக்கப்பட்ட இந்திய அரசியலமைப்பின்பால் உண்மையான நம்பிக்கையும் மாறாப்பற்றும் கொண்டிருப்பேன் என்றும் இந்திய நாட்டின் ஒப்பில்லாத முழு முதல் ஆட்சியும் ஒருமையும் நிலைநிறுத்துவேன்। पलानीसामी के साथ ही 30 मंत्रियों को भी शपथ दिलाई गई। माना यह जा रहा है कि पलानीसामी शशिकला के बेहद भरोसेमंद रहे हैं। ऐसे में फिलहाल बैकडोर से सत्ता का कंट्रोल शशिकला के हाथों में ही रहेगा। नए सीएम ने मंत्रियों के साथ जाकर अम्मा को भी नमन किया। इस बीच AIADMK के नेता पूरी पार्टी को एकजुट बताकर ऑल इज वेल का दावा कर रहे हैं। There is no faction at all. We are all united, except Paneerselvam is no more a party member. Therefore, that question is not arising. Still confident that 124 MLAs will be on not only 124, except OPS, that is 134 MLAs are with us. पलानीसामी को सदन में बहुमत साबित करने के लिए 15 दिनों का वक्त दिया गया है। जानकार राज्यपाल के इस फैसले को सही करार दे रहे हैं। हालांकि पनीरसेल्वम गुट के तेवर अभी भी ढीले नहीं पड़े हैं। ऐसे में विधानसभा में फ्लोर टेस्ट होने तक तमिलनाडु की सियासत में गहमागहमी रहने के आसार हैं। वहाँ बहुमत पाने के लिए 117 वोट होने चाहिए। कुल मिलाकर पळनीसामी के पास आज के दिन बताया जाता है कि 124 है। 8 लोग उनको छोड़कर वहाँ दूसरी तरफ चलेगी, 8 ही 8 लोग 124 में से। तो तब पनीरसेल्वम के लोग विपक्ष के साथ जुड़कर जिसको भी शपथ दिया जाता है राजभवन में आज, उसको कल जाकर हराएंगे। जयललिता की मौत के बाद पनीरसेल्वम ने सत्ता की बागडोर संभाली थी, लेकिन शशिकला से मनमुटाव के बाद उन्हें पद छोड़ना पड़ा। अब सभी की नजरें जयललिता की समाधि से विद्रोह का बिगुल फूंकने वाले पनीरसेल्वम और जेल जाने से पहले अम्मा की चौखट पर हाथ थपथपाकर शपथ लेने वाली शशिकला के कूटनीतिक दावपेच पर टिकी है। गवर्नर ने असेंबली में मेजॉरिटी प्रूव करने के लिए 15 दिन का समय दिया है एडप्पाडी पळनीसामी को। अब आगे देखना ये होगा कि क्या एडप्पाडी पळनीसामी जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं असेंबली में मेजॉरिटी प्रूव कर पाएंगे या नहीं। वीडियो जर्नलिस्ट पार्थसारथी के साथ श्री प्रपंच, न्यूज नेशन, चेन्नई। देश में महंगाई बढ़ रही है, इसमें कहीं पर भी कोई शक अगर किसी को है तो होना नहीं चाहिए। लेकिन जरा सोचिए, हमारे किसानों को क्या मिलता है इस बढ़ती महंगाई का। आप अपने जहां पर भी रहते हो हिंदुस्तान के किसी भी कोने में, क्या प्याज 1 रुपए किलो खरीद सकते हैं? याद कीजिए, आज से तकरीबन 48 साल पहले प्याज 1 रुपए किलो बिका करता था हिंदुस्तान में। लेकिन आज भी हमारे किसानों को मंडी में प्याज की कीमत 1 रुपए प्रति किलो मिल रही है। नासिक के मंडी में किसानों ने प्याज में आग लगाना बेहतर समझा, बजाय इसके कि उसे मंडी में बेचें। हमारी मांगे पूरी हो, प्याज का दाम बढ़ाओ। हमारी मांगे पूरी करो, प्याज के दाम बढ़ाओ। दाम बढ़ाओ, ये शब्द कानों में चुभता है। महंगाई से बेजार जनता के लिए ये मानो जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा है। लेकिन नासिक की लासल गांव मंडी में ये किसान इस तरह की मांग करने को मजबूर हैं। आप बाजार से प्याज बेशक 15 से 20 रुपए किलो खरीद रहे हों, लेकिन नासिक की मंडी में किसानों को 1 किलो प्याज का बस 1 रुपया मिल रहा है और इसीलिए उनकी आंखों में आंसू हैं। कौड़ियों के भाव बिके प्याज की वजह से इन किसानों के लिए मुनाफा तो दूर, लागत भी निकलनी मुश्किल हो रही है। दरअसल इस साल प्याज की बम्पर पैदावार ने किसानों की मुसीबत बढ़ा दी है। किसान 200 से 500 रुपए प्रति क्विंटल प्याज बेचने को मजबूर है। कुछ मंडियों में प्याज 100 से 150 रुपए प्रति क्विंटल तक बिक रही है। लासल गांव में फिलहाल रोजाना 40,000 क्विंटल प्याज की आमद है, जबकि आमतौर पर 12 से 15,000 क्विंटल की रोजाना आमद होती है। महाराष्ट्र सरकार ने किसानों को राहत देने के लिए किसानों को 100 रुपए प्रति क्विंटल देने का ऐलान किया था। इसमें 50% की मदद केंद्र की तरफ से दी जानी थी, लेकिन इस स्कीम को अब तक केंद्र की मंजूरी का इंतजार है। नासिक की इस मंडी में सिर्फ देश ही नहीं, विदेश से भी प्याज मंगाई जाती है, लेकिन उसी मंडी में अन्नदाता के खून पसीने की मेहनत, कौड़ियों के भाव बिक रही है। तो सवाल केंद्र सरकार पर भी उठ रहे हैं और राज्य सरकार पर भी। टीम न्यूज़ नेशन।